हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारी स्पेस रेस की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो ये दो देशों के बीच शुरू होती है, रूस और अमेरिका। स्पेसिफिकली इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, तो अमेरिकी जनता के बीच तीव्र भय और चिंता पैदा होने लगी कि सोवियत यूनियन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की टेक्नोलॉजी अचीवमेंट को पीछे कैसे छोड़ दिया। ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जो शुरुआती प्रयास में ही सक्सेसफुली अर्थ में भेजा गया था। इसके अगले ही महीने सोवियत यूनियन ने एक नया रॉकेट स्पुतनिक 2 लॉन्च करने के लिए खड़ा कर दिया था, जिसे 3 नवंबर 1956 को लाइका नामक फीमेल डॉग के साथ लॉन्च किया गया था। रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मालसेनको का कहना है कि लाइका लिफ्ट अप के बाद 5 से 7 घंटे तक ही जीवित रह पाई थी और हाई टेम्परेचर और घबराहट के कारण उनकी डेथ हो गई थी। और 14 अप्रैल 1958 को वापस आते समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया था। सोवियत यूनियन एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहा था। इससे अमेरिका शॉक हो गया कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गई। अमेरिकी सरकार सोवियत की इन सफलताओं को देखते हुए 29 जुलाई 1958 को नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिश किया और कुछ ही महीनों में अमेरिका भी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करता है। 3 साल बाद फिर 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। रशियन यूरी गगारिन पहले व्यक्ति बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत यूनियन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। गगारिन की इस छलांग से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बौखला जाते हैं और उन्होंने 25 मई 1961 को अमेरिकी कांग्रेस को एक लेटर लिखता है, जिसमें उन्होंने कहा, मून के सरफेस पर हम इंसानों को उतारेंगे और सेफली अर्थ पर भी वापस लाएंगे का गोल लेटर में निर्धारित किया था। 1965 के बाद दोनों देशों ने सुपर हेवी लिफ्ट व्हीकल का डेवलप करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों की हार्ड वर्किंग से अमेरिका ने एक ऐसी बवाल रॉकेट बनाई जो मून पर 3 व्यक्ति, एक ऑर्बिट और एक लैंडर को ले जाने में सक्षम थी। इसे सैटर्न 5 नाम दिया गया था। कैनेडी का मून पर इंसानों को उतारने का सपना 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 के उड़ान के साथ शुरू होता है। अपोलो 11 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रांग भी थे, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। आर्मस्ट्रांग के बाद मून पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति एडविन बस एल्ड्रिन भी थे, जो लैंडर मॉड्यूल के पायलट थे। और इन लोगों के साथ माइकल कॉलिंस भी थे, जो इस मिशन का सबसे अहम भाग कमांड मॉड्यूल को संभाल रहे थे। यह न होता तो शायद यह मिशन सक्सेसफुल हो पाता। फिर भी हमारे इस चच्चा को कोई पहचानता ही नहीं। ये तीनों हमारे बरखुरदारों ने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपना नाम रचने जा रहे थे। दोस्तों, इस अपोलो 11 मिशन का स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्टों में डिवाइड होना था। लैंडर मॉड्यूल जो मून के सरफेस पर लैंड करेगा, जिसे ईगल नाम दिया जाता है। सर्विस मॉड्यूल जिसमें मून के वापस आने के लिए फ्यूल भरी होती है। कमांड मॉड्यूल जिसे कोलंबिया नाम दिया गया था और इसी में कॉलिंस बैठे हुए थे। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का वजन 30 लाख केजी था। करीब 3,84,400 किलोमीटर दूरी की सफर तय करने के बाद स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंचता है। 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन लैंडर मॉड्यूल जिसे ईगल नाम दिया गया था पर सवार हुए। कुछ ही मिनटों में ईगल को कमांड मॉड्यूल से डिटैच कर दिया जाता है, जिसमें अकेला कॉलिंस बैठे हुए थे और उनका काम होता है कि ऑर्बिट में रहकर जरूरी इंफॉर्मेशन देना। जैसे ही ईगल को कोलंबिया से अलग किया जाता है, तब ईगल की थ्रस्टिंग इंजन को ऑन किया जाता है और मून की सरफेस की ओर नीचे जाते हैं। ईगल खुद से स्थान चयन करके उतरने वाला ही होता है, लेकिन आर्मस्ट्रांग को लगता है कि ईगल एक खुरदरा स्थान में लैंड करने जा रहा है, तो आर्मस्ट्रांग ईगल की नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर एक्चुअल स्थान से 4 मील दूर एक नया स्थान में मॉड्यूल को लैंड कराने का डिसीजन लिया जाता है। फिर कुछ ही समय बाद नील आर्मस्ट्रांग ने अर्थ पर एक रेडियो सिग्नल भेजता है। लैंडर मॉड्यूल यानी ईगल मून के सरफेस पर सेफुली लैंड कर चुका है। कुछ घंटे पश्चात लैंडर मॉड्यूल का दरवाजा खुलता है। 30 जुलाई रात 10:56 पर आर्मस्ट्रांग ने इन शब्दों के साथ चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। इस मूवमेंट को करीब 6500 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। करीब 20 मिनट बाद एल्ड्रिन भी अपना पहला कदम मून पर रखा। लगभग
2 से 3 घंटे तक उनकी मिट्टी और पत्थरों की सैंपल कलेक्ट करते रहे और साथ ही कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। लैंडर मॉड्यूल करीब 21 घंटे तक मून के सरफेस पर रहा, फिर इसके बाद वापस जाकर CS मॉड्यूल से रीअटैच हुआ और अर्थ की ओर लौट गए। लौटते समय अर्थ की एटमॉस्फेरिक दबाव से CS मॉड्यूल टूटने लगता है, जिसे देख नासा हेडक्वार्टर में बैठे साइंटिस्ट घबरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट पाएंगे, बट थैंकफुली ऐसा होता नहीं। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है, पैराशूट खुलता है और समुद्र में लैंड कर जाते हैं। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच जाते हैं। अब इस रेस में लगभग सभी देश शामिल हो चुके हैं और इसरो के साथ नासा भी अगला मिशन करने जा रहा है। इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना और साथ में लाइक सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।